Hello and welcome back. I'm Vandana and we are learning SST of class 6. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Journeys Through Society, a book of social studies. So let's move on to chapter number 14, which is economic activities around us. So we will read about the classification of economic activities into sectors, primary activities, secondary activities, tertiary activities, and interdependence among sectors. Let's move on to get going. So in the last chapter we studied about the two main types of activities that people perform. Economic activities which are mainly concerned with generating income and having monetary value, and non-economic activities which are done for personal satisfaction and social well-being. तो लास्ट चैप्टर में हमने इन दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा है. But both these activities are important for economic growth and a balanced development of society. ये दोनों ही जो एक्टिविटीज़ है वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और सोसाइटी के बैलेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. We have read about two types of activities, economic and non-economic activities. इन दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं जो कि जनरेट करते हैं मॉनेटरी वैल्यू को, लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इन्हें क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स में, एंड कैसे जो है ये सेक्टर्स जो हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, सपोर्ट करते हैं ओवरऑल इकोनॉमी को. So the number of economic activities has increased tremendously. ये जो नंबर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ये जल्दी जल्दी बढ़ता चला जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल अर्लियर पीपल वर एंगेज इन द एक्टिविटीज़ लाइक प्रोड्यूसिंग टूल्स. पहले लोग जो है टूल्स प्रोड्यूसिंग में जो है एंगेज थे, पॉटरी में, वीविंग क्लोथ्स में, इन सब चीज़ों में एंगेज थे, मेकिंग बास्केट में, एग्रीकल्चर में, रियरिंग एनिमल्स में और डेयरी वर्क में जुड़े हुए थे. आज के टाइम में क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, नई नई टेक्नोलॉजीज़ और एक्टिविटीज़ की वजह से ये चीज़ें जो एक्सपैंड हो चुकी हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो जो है क्या कर रही हैं, दे आर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और ड्रोन्स. तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब चीज़ें जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, इनका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पीपल ऑल्सो वर्क इन बैंक्स, होटल्स, post office, schools and companies, driving various types of vehicles, making furniture and clothes, using machines, creating software and repairing all types of machines. So इन सब चीज़ों के एडवांसमेंट की वजह से लोग भी एडवांस हो रहे हैं और वो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं. Now we will read about classification of all these activities. अब हम इन सब एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू सेक्टर्स. अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इन्हें हम सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. द इकोनॉमिक सेक्टर इज अ कैटेगरी विद इन विच आ डिस्टिंक्टिव रेंज ऑफ इंडस्ट्री एक्टिविटी इज कंडक्टेड. इकोनॉमिक सेक्टर क्या है, ये एक कैटेगरी है जिसमें एक डिस्टिंक्टिव रेंज जो है इंडस्ट्री एक्टिविटी का जुड़ा हुआ है. एंड देयरफॉर मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स आर, यहाँ पे जो मेन तरीके हैं इकोनॉमिक सेक्टर के वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर्स. तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में किए जाते हैं. तो प्राइमरी सेक्टर में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग है, टर्शरी सेक्टर में हेल्थ केयर, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स आते हैं. फिर यहाँ पे आप फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में. फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेकेंडरी में, एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्राइमरी एक्टिविटीज़. सो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं नेचर पे, ताकि गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके, एंड इन्हें हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं या फिर प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक.
आप जो है फार्मिंग में क्रॉप्स को ग्रो करना और लाइफ स्टॉक को रेस करना ये आता है। फिशिंग में जो है कैचिंग फिश आता है रिवर और ओशन से। फॉरेस्ट्री का मतलब है वुड को कलेक्ट करना फॉरेस्ट से। माइनिंग का मतलब है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना अर्थ से। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर आती हैं। सो जो मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइफ स्टॉक और फॉरेस्ट्री। तो ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल्स जो कि ज़रूरी होते हैं सेकेंडरी सेक्टर के लिए ताकि गुड्स को रिड्यूस किया जा सके। विदाउट द प्राइमरी सेक्टर देयर वुड बी नो रॉ मटेरियल। अब बिना इसके जो है इस प्राइमरी सेक्टर के ना तो रॉ मटेरियल होगा चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर एक फाउंडेशनल पार्ट को बनाने के लिए हमारी इकोनॉमी के। तो इसलिए जो है प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स दी गई हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इन दिस which people take raw materials from the primary sector and turn them into products that can be used or sold. इन एक्टिविटीज़ में लोग क्या करते हैं रॉ मटेरियल लेते हैं प्राइमरी सेक्टर से और उन्हें जो प्रोडक्ट्स में जो है जनरेट कर देते हैं, प्रोडक्ट्स में जो है उन्हें जो है कन्वर्ट कर देते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है या फिर बेचा जाता है। एंड इसे जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहा जाता है या फिर सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। आप इसका एग्जांपल दिया है फैक्ट्रीज में यूज़ वीट फ्रॉम फार्म्स। फैक्ट्रीज क्या करती हैं वीट को यूज़ करती है फार्म से ब्रेड और कॉटन को बनाने के लिए जिससे जो है कपड़े जो है बनाए जाते हैं। ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें जो है आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगा जहाँ पे बिल्डिंग्स, रोड्स और दूसरे चीज़ों को दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है। एंड जो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्शन है यूटिलिटीज़ का जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सिमिलरली वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर एंड पेपर। इसी तरीके से वुड को जो है फॉरेस्ट से जो है कन्वर्ट किया जाता है फर्नीचर और पेपर में। कॉटन को यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। स्टील को यूज़ किया जाता है आयरन ओर में से ऑटोमोबाइल्स जैसे कार्स और ट्रक्स को बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जो है फैक्ट्रीज जो कि सेकेंडरी एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं। दिस सेक्टर प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन एडिंग वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स। ये जो सेक्टर है ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है वैल्यूज़ को ऐड करने में रॉ मटेरियल्स को। कैसे? बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू आइटम्स। उनको आइटम्स में ट्रांसफॉर्म करके जो कि पीपल को ज़रूरत होती है जिनकी लोगों को ज़रूरत होती है एवरीडे यूज़ करने के लिए। Now let's move on to Factspedia. These are the types of automobiles and number of units produced in India in 2024. So passenger vehicles जैसे कि cars 49 लाख कार्स बनी। फिर commercial vehicles like trucks वो 10 लाख बनी। फिर 3 व्हीलर्स 9.96 lakhs, 2 व्हीलर्स 2.14 crores. So ये अलग अलग चीजें। Now let's move on to test yourself. Here you have to name any other 2 economic activities in the secondary sector. सेकेंडरी सेक्टर में जो दो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके नाम आपको बताने हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू टर्शरी एक्टिविटी। सो ये जो टर्शरी सेक्टर है इकोनॉमी का इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। एंड ये इट इज़ द थर्ड ऑफ द 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स। जो 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स है उसका तीसरा पार्ट है ये जो टर्शरी सेक्टर है इसमें जो है हमें सर्विसेज मिलती हैं। इट प्रोवाइड्स अस सर्विसेज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। गुड्स को प्रोड्यूस करने की जगह ये हमें सर्विसेज देता है। सर्विसेज में जो है आपको मिलते हैं अटेंशन, एडवाइस, एक्सेस, एक्सपीरियंस और स्किल लेबर्स। ये जो सेक्टर है ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज दूसरे बिजनेसेस को और तो और फाइनल कंज्यूमर्स को। फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, वो चीज़ें जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में बनाई जा रही हैं उन्हें जो क्या करना होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
तो उन्हें ट्रक्स या फिर ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर उन्हें जो है होलसेल में बेचा जाता है और फिर वहाँ से वो रिटेल शॉप्स तक जाते हैं। सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है एंड जो शॉपकीपर्स हैं ये जो है इस टर्शरी सेक्टर के ही पार्ट है। द फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स सेल फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर्स एंड टेक्नीशियंस रिपेयर एंड सर्विस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मैकेनिक्स क्या करते हैं, ये व्हीकल्स को रिपेयर करते हैं। डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्सेज, लॉयर्स और जो पायलट्स हैं ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लोगों को जिनकी इन्हें ज़रूरत होती है। एंड ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये हमारे लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बना देती हैं, कंफर्टेबल बना देती हैं। सो द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ इन कम्युनिकेशन इंक्लूड, अब जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं उसमें हैं मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विसेज जो कि होटल, एयरपोर्ट और वेयर हाउसेज में दी जाती हैं। तो ये सब आते हैं हमारे टर्शरी सेक्टर में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स। अब ये कैसे ये सारे सेक्टर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। सो द थ्री इकोनॉमिक सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये तीनों जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे आश्रित हैं। ये प्ले करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल नेचुरल रॉ मटेरियल को कंजर्व करने में, कन्वर्जन में, एंड ये फिनिश प्रोडक्ट्स को जो है फाइनल कंजम्पशन के लिए दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर जो कि प्राइमरी सेक्टर का है वो क्रॉप्स को ग्रो करता है, उसे प्रोसेस करता है फैक्ट्री में जो कि सेकेंडरी सेक्टर का है, एंड फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है, वो थर्ड टर्शरी सेक्टर का है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों सेक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। ईच सेक्टर डिपेंड्स ऑन द अदर टू फंक्शन स्मूथली, अच्छे से फंक्शन करने के लिए हर एक सेक्टर एक दूसरे पे आश्रित है। एंड ये जो इंटरडिपेंडेंस है ये इस बात का ध्यान रखता है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं ये ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं गुड्स में, फिनिश गुड्स में, और फिर ये जो चीज़ें, ये जो गुड्स हैं ये जो है अवेलेबल की जाती है लोगों को अलग अलग सर्विसेज के द्वारा, जो कि क्रिएट करता है कंप्लीट इकोनॉमिक साइकिल को। Now let us go on an imaginary excursion to a village। तो चलिए एक इमेजिनरी एक्सकर्शन पे चलते हैं जो कि एक विलेज में जा रहे हैं हम, इन द आनंद डिस्ट्रिक्ट, जो कि आनंद डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के। एंड हियर वी विल स्टडी एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू डेयरी कॉर्पोरेशन फ्रॉम फार्म टू प्लेट। So these days farmers in Gujarat begin their day with a clink of milk pails and the happy moves of their best friends, the cows and buffaloes. So आजकल जो farmers हैं गुजरात में वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं जो मिल्क की बाल्टी है उसके क्लिंकिंग की आवाज़ से, और जो उनके बेस्ट फ्रेंड है काऊ और बफेलो उनकी मुंह की आवाज़ से। So cows have a special place in the lives of farmers and the families। cows का एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है फार्मर्स और उनके फैमिलीज के लाइफ में। फार्मर्स अपने काऊ को मिल्क करते हैं और उनके मिल्क को बेचते हैं पास की डेयरी में। सो एट द एंड ऑफ द मंथ दे आर पेड फॉर द मिल्क, महीने के अंत में उन्हें उनके मिल्क की पेमेंट दी जाती है जो कि बेस्ड होती है उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे। However, this was not the case around 50 years ago। लेकिन ये जो चीज़ है ये 50 years पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। So this is a story of a milk cooperative named आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे हम अमूल कहते हैं। So ये स्टोरी है अमूल की। So in the early 1940s, farmers in Anand district would sell milk to neighboring villages। So 1940s में क्या था, ये जो फार्मर्स थे आनंद डिस्ट्रिक्ट के वो सारा मिल्क जो है अपने आस पड़ोस के विलेजेस में बेच देते थे। दे हैड टू वॉक और साइकिल टू नियर बाई विलेजेस अंडर स्कॉचिंग हीट एंड सेल द मिल्क। तो उन्हें जो साइकिल पे जाना होता था या पैदल जाते थे, इतनी भीषण गर्मी में वो जाते थे और मिल्क को बेचते थे। अब कई बार क्या होता था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी तो मिल्क जो है खराब हो जाता था एंड दे हैड टू सेल इट बिफोर इट वेंट बैड, और उस मिल्क के खराब होने से पहले उन्हें वो मिल्क बेचना पड़ता था।
So this was a lot of effort for the small amount of money they earn. So यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत उन्हें लगानी पड़ती थी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और जो पैसे मिलते थे वो बहुत कम मिलते थे. So वो क्या करते थे, वो डिपेंड हो जाते थे लोगों पे जिन्हें कहा जाता था मिडिल मैन, जो कि क्या करते थे, मिल्क को बल्क में कम प्राइसेस पे इनसे जो है खरीदते थे और उसे मार्केट में ले जाके बेच देते थे. अब कई बार क्या होता था, जो फार्मर्स थे वो चीटेड फील करते थे, हरास फील करते थे इन मिडिलमैन के द्वारा. एक दिन क्या हुआ, जो फार्मर था, जो भी फार्मर्स थे वहाँ पे, उन सब ने एक साथ मिल के वो सारे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए, जो कि वहाँ पे उस समय के प्रोमिनेंट नेशनल लीडर थे, और उनसे अपनी प्रॉब्लम बताई. तो सरदार पटेल ने उन्हें एडवाइस किया कि उन्हें जो है कोऑपरेटिव फॉर्म करना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और इन मिडिलमैन पे जो है आश्रित नहीं होना चाहिए. सो क्योंकि एज अ कोऑपरेटिव फार्मर्स वुड बी एबल टू बाय एंड सेल मिल्क एज अ ग्रुप. एक कोऑपरेटिव के रूप में जो फार्मर्स हैं वो मिल्क को खरीद और बेच सकते हैं ग्रुप्स में, एंड पूरे ऑपरेशन का जो है कार्यभार उनके हाथों में था, मिल्क कलेक्शन से प्रोसेसिंग से डिस्ट्रीब्यूशन तक का. सो फार्मर्स ने उनकी ये जो एडवाइस थी उसे मान लिया था एंड अमूल को सेट किया गया था 1946 में उनकी लीडरशिप में. एंड ये लीडरशिप थी त्रिभुवन दास पटेल की, जो कि एक लॉयर थे और फ्रीडम फाइटर थे, एंड डॉक्टर वर्कसी कुरियन, जो कि एक इंजीनियर थे, जो कि वर्क कर रहे थे एक डेयरी फैक्ट्री में मुंबई में. तो इन दोनों की लीडरशिप में ये जो अमूल था इसे सेटअप किया गया था 1946 में. एंड यहाँ पे आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं. दिस इनिशिएटिव ब्रॉट फार्मर्स इंक्लूडिंग वुमेन टुगेदर एंड गेव देम कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मिल्क. और ये जो इनिशिएटिव था, इसके बाद जो फार्मर्स थे और तो और जो वुमेन थी वहाँ पे, उन सबको जो है कंट्रोल मिल गया था उनके प्रोडक्शन और सेल का. एंड द मिल्क प्रोड्यूसर्स कलेक्टिवली मेड देयर ओन डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स. और जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो एक साथ मिलके हर एक मैटर पे अपना डिसीजन खुद लेने लगे, जैसे कि प्रोडक्शन, पास्चराइजेशन एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क. द टास्क वर शेयर्ड बाई एवरीवन. ये जो टास्क है हर किसी के द्वारा शेयर किया जाने लगा, विच हेल्प्ड रेज देयर इनकम ग्रेजुअली, जिसके बाद उनकी इनकम बढ़ने लगी. दे डिड नॉट नीड द मिडलमैन एनी मोर. अब उनको मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ी एंड वो जो है एक बिग फैमिली बन चुके थे. As more and more farmers began to see the benefits of the cooperative, जैसे ही बहुत सारे फार्मर्स ने इस कोऑपरेटिव के बेनिफिट्स को देखना शुरू किया, उन्होंने भी जो है इसमें भाग लिया और ये ग्रो करने लगा. जो क्वांटिटी थी मिल्क की वो जो है एक साथ जो है कलेक्ट की जाने लगी, ताकि जो फार्मर्स हैं दे हैड टू प्रोड्यूस मिल्क प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट, ताकि वो उसमें से मिल्क प्रोडक्ट्स बना सके. One modern dairy plant was set up to process milk into butter. एक जो है मिल्क प्लांट बनाया गया जहाँ पे मिल्क को जो है बटर में कन्वर्ट किया जाने लगा, चीज़ में, मिल्क पाउडर में और दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाने लगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेयरी एनिमल्स, जो कि एक कोऑपरेटिव फॉर्म में है. एंड टुडे द कोऑपरेटिव हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. और आज के टाइम में ये जो कोऑपरेटिव है इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट से बने हैं, फैक्ट्री से बने हैं, जो कि पूरी इंडिया में फैले हुए हैं. एंड दीज प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड सोल्ड इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज रिटेल शॉप्स ऑल ओवर द. और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें जो है बेचा जाता है स्मॉल या फिर बड़े रिटेल शॉप्स में पूरी कंट्री के. इनफैक्ट they also are exported to several countries around the world. Isn't that amazing? और तो और इन्हें दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, और ये कितनी अमेजिंग बात है. सो इस स्टोरी में जो फार्मर्स हैं कोऑपरेटिव्स के मिल्क के, उनके काऊ का वो मिल्क जो है सेल कर पा रहे हैं. एंड दिस इज अ प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये एक प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि
जो प्रोडक्ट है वो मिल्क वो ऑब्टेन किया जा रहा है डायरेक्टली एक नेचुरल सोर्स काउ या फिर बफेलो से। द मिल्क इज देन प्रोसेस इन फैक्ट्रीज। अब इस मिल्क को प्रोसेस किया जा रहा है फैक्ट्रीज में और कन्वर्ट किया जा रहा है एक फॉर्म में लिक्विड या फिर दूसरे फॉर्म में जैसे कि मिल्क पाउडर, घी, चीज़ और बटर में। एंड ये जो है एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। व्हाट डज अमूल डू विथ ऑल द प्रोडक्ट्स इट्स मेक। अब अमूल इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ क्या करता है जो वो बनाता है? इट सेल्स देम इन वेरियस प्लेसेस। वो क्या करते हैं इन सबको अलग अलग जगहों पे बेच देता है। अमूल यूजेज लॉरीज एंड ट्रक्स as well as railways, air and shipping services to transport its products. So अमूल जो है लॉरीज, ट्रक्स को, रेलवे को, शिपिंग सर्विसेज को यूज करता है अपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड इट हैज सेट अप रिटेल स्टोर्स एंड supplies milk and milk products to other shops in town, cities and villages across Gujarat. और ये जो है अपने जो भी रिटेल स्टोर्स है वहाँ पे इन सारे प्रोडक्ट्स को बेचता है जो कि टाउन, सिटीज़, विलेजेस हर जगह फैले हुए हैं गुजरात के। एज वेल एज इन डिफरेंट स्टेट्स अक्रॉस इंडिया, और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भी ये स्टोर्स फैले हुए हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग और रिटेल है ये टर्शरी एक्टिविटी कहलाती है। Now see the image that are shown below and know how the transformation of pulp means wooden fiber of a tree into paper and after printing into textbooks. So कैसे जो है पल्प को यूज़ किया जा रहा है और टेक्स्ट बुक्स को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ट्री को कट किया जा रहा है, फिर उसे कैरी किया जा रहा है, फिर वो जो फैक्ट्री में जा रहा है एंड वहाँ पे जो है उसे जो है रिफाइन किया जा रहा है, पेपर बनाया जा रहा है और फिर उससे बुक्स बनाई जा रही हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट्सपीडिया। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया मिल्क का, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 24% हमारे ग्लोबल प्रोडक्शन को। एंड द डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट लेड बाय अमूल प्लेड अ मेजर रोल इन दिस अचीवमेंट। और जो डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट है अमूल के द्वारा, उसका एक बहुत बड़ा रोल है इस अचीवमेंट में। Now let's move on to test yourself. So here you have to look at the pictures at the previous pages showing how wood is processed into paper and then into textbooks. You have to classify each stage as belonging to the primary sector, secondary sector. So this you have to do yourself. Now let's move on to activity. So just like Amul, there are many other milk cooperatives under brands such as Nandini from Karnataka, Mother Dairy from Delhi NCR, Aven from Tamil Nadu, Vijaya from Andhra Pradesh, KV from Nagaland, Sudh from Bihar, Verka from Punjab. Can you name one cooperative around you that has helped people and like farmers and women to come together and improve their lives? तो ये भी आपको खुद से करना है। Now let's move on to Factspedia. So recycling 1 ton of paper saves 17 trees as well as 2.5 cubic meters of landfill. So जब हम पेपर को 1 टन पेपर को रिसाइकल करते हैं तो इससे 17 ट्रीज बचते हैं और 2.5 क्यूबिक मीटर जो है लैंडफिल स्पेस भी कम होती है। एंड इट ऑल्सो यूजेज 70% लेस एनर्जी, 70% लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड वाटर की ज़रूरत होती है कंपेयर टू मेकिंग न्यू पेपर फ्रॉम वुड पल्प, उस कंपैरिजन से जिससे हम एक वुड से पेपर को बनाते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मूव अहेड। सो द 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। Primary activities are essential because they provide raw materials to secondary sectors, and the 3 economic activities are interdependent and rely on each other. So these are some of the important points. Now let's move on to work to progress. This is a book exercise and A exercise is darken the correct option in the OMR sheet. The first question is, which of the following is a secondary sector activity, not a tertiary sector activity? Textile production, transportation of goods, tourism service, communication through mobile and internet. So the correct answer is textile production. Question number 2, software development is an activity
of the secondary sector, tertiary sector, primary sector? None of these. Correct answer is tertiary sector. Third one, which sector involves activities like farming and fishing? Tertiary sector, secondary sector, primary sector, not an economic sector. So here the correct answer is primary sector. Question number 4, what does Amul do with the milk it collects? It sells the milk in local markets. It is stored without processing. It is exported without any change. Or it processes milk into products like milk powder, ghee and butter. Correct answer is D. It processes milk into products like milk powder, ghee and butter. So these are the answers. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. So here the first question is, economic activities are those that generate income. Second, the most common primary sector activities are agriculture, mining, fishing, animal husbandry and forestry. Third one, wood from forest is converted into furniture and paper. Fourth, the farmers of the cooperative milk their cows to sell the milk, and this is a primary sector activity. Fifth one, the three economic sectors are primary, secondary and tertiary, and these are interconnected and rely on each other. So these are the answers that you have to write down. And this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.